तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर चैनल पे आ ही गए हैं तो जाइए एक प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में बहुत कुछ पड़ा है, काम का है, जो देखना है देखिए। एक अलग चैनल बनाया गया है, वहाँ पे आप केमिस्ट्री की वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो बिना किसी बकवास के चालू करते हैं अपनी टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने देख लिया था मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टोमेटा। तो भैया यहाँ तक तो कहानी ख़त्म थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग के ऊपर कई सारी थ्योरीज आई थी। उन थ्योरीज को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानते रहना चाहिए। उनमें जो लास्ट वाली थ्योरी है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, वही करना है, वही आपका धर्म है। तो उसी को मान के चलिए। उस थ्योरी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी सबको ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए, थ्योरी का नाम है फोटोसिंथेटिक गार्ड सेल, यानी कि कहना चाह रहा है कि थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल। तो इस थ्योरी का देखिए कहना क्या है। तो सबसे पहले जानिए इस थ्योरी को दिया किसने है। तो इस थ्योरी को 1856 में वॉन मोल ने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया। कब? 1856 में। अभी थ्योरी प्रपोज कर दिए। अब इन्होंने देखा कि जो स्टोमेटा है वो दिन में खुलते हैं, रात में बंद होते हैं। कौन सी बड़ी बात थी, सब जानते थे, तो इन लोगों ने भी जान लिया। लेकिन इन्होंने थोड़ी रीज़न दिया कि क्यों दिन में खुलता है और रात में बंद होता है। इस चीज़ को इन्होंने बताया, इसीलिए हम इस थ्योरी को देखेंगे। दिन में खुलने और रात में बंद होने के बेस पर उन्होंने फोटोसिंथेसिस थ्योरी को प्रेजेंट किया। अब हमने पिछली वीडियो में जाना था कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि हमें पता ही है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, उसके दौरान वो फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमें ये भी पता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर एक ही बात है, तो वाटर में सॉल्यूबल होता है, यानी कि शुगर वाटर में घुलनशील होता है। तो ये घुलकर गार्ड सेल के जो सैप की कंसंट्रेशन को, उनकी सांद्रता को बढ़ा देता है, यानी कि गाढ़ा कर देता है। इसकी वजह से गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब गार्ड सेल का जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से गार्ड सेल की टर्जिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि गार्ड सेल फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है। क्योंकि जो आसपास की नेबरिंग सेल होती है वहाँ से वाटर गार्ड सेल में चला जाता है। जो आसपास की नेबरिंग, जो उसके आसपास की सेल होती है, वहाँ से पानी गार्ड सेल में इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से उसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से उसकी टर्जिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि फुलावट बढ़ जाती है, और परिणाम स्वरूप स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो भैया इसकी कहानी यहीं ख़त्म। अब ये खुल तो गया, अब बात आई इसके बंद होने की। ठीक, स्टोमेटा ओपन तो हो गया, अब क्लोज कैसे होता है उस प्रोसेस को जान लेते हैं फटाक से। अच्छा सुनिए, आगे की कहानी बहुत ही दुखदायक है, तो इसकी कहानी में बहुत ही सिंपैथी के साथ एंटर करिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो जब खुलने के बाद अब इन्होंने अपने बंद होने का भी रीज़न दिया। तो बताया कि रात के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, जो कि सबको पता था। ठीक है, उस टाइम पे पता नहीं पता था कि नहीं, आज पता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या शुगर होते हैं वो स्टार्च में चेंज हो जाते हैं रात के समय में। रात के समय में वो शुगर स्टार्च में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टार्च होती है वो हमें पता है कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, घुलनशील नहीं है, जिसकी वजह से वो पानी में घुलता नहीं है, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता नहीं है। पानी का कंसंट्रेशन बढ़ता नहीं है तो वो आसानी से गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब कि गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर भी बैठेगा, डाउन होगा। टर्गर प्रेशर डाउन होगा तो टर्जिडिटी भी डाउन होगी। टर्जिडिटी डाउन होगी, इसका मतलब वो फ्लैसिड कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि चपटा होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमें अच्छे से पता है। क्योंकि हमें पता है कि जब पानी गार्ड सेल में इंटर करता है तब उसका टर्गर प्रेशर बढ़ता है। टर्गर प्रेशर बढ़ता है तो टर्जिडिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा फूल के ओपन हो जाता है, मतलब खुल जाता है। लेकिन जब पानी उसमें से बाहर निकलेगा तो वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो एक बार हम फिर से कहते हैं, इसकी भी कहानी
ख़त्म। देखिए, अगर वीडियो पसंद आती है अपने हाथ को लाइक की तरफ बढ़ाइए, लाइक करिए, बगल में सब्सक्राइब की बटन होगा सब्सक्राइब कीजिए, मन हो तो शेयर कीजिए, वरना हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इस थ्योरी का नाम है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन यानी कि स्टार्च शुगर में और शुगर स्टार्च में चेंज हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इंटर मतलब इंटर कन्वर्जन। सबसे पहली बात कि इस थ्योरी को दिया किसने था, तो इस थ्योरी को लॉयड ने दिया था और इस थ्योरी को 1905 में प्रपोज किया गया था और उन्होंने भी सेम बात बताई, कोई नई बात बताई नहीं। उन्होंने यही बताया कि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पिछली थ्योरी में भी यही सेम प्रोसेस बताया गया था कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है। बस इसमें इतना सा फ़र्क है कि उसमें ये नहीं बताया गया है कि किस एंजाइम की प्रेजेंट में ये स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है। इस थ्योरी में उस चीज़ को बताया गया है, इसीलिए ये थ्योरी उस थ्योरी से अलग हो जाती है। यही है उसका मेन मकसद। तो इन्होंने भी बताया, वही सेम बात बताई कि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्टार्च शुगर में चेंज हो जाता है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो शुगर है वो वाटर में सोल्यूबल है यानी कि घुलनशील है, तो ये गार्ड सेल की शेप में यानी कि उसके वाटर में जाके मिलकर उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। कंसंट्रेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, यानी कि कोई चीज़ कोई डाइल्यूट है यानी कि बहुत हल्की है, उसमें मिलता है जब शुगर तो उसको गाढ़ा बना दे रहा है, गाढ़ा, ठीक, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। और एंडोस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा नेबरिंग सेल से वाटर गार्ड सेल में चला जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है यानी कि वो टर्जिड कंडीशन में आ जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो ओपन होने तक की तो कहानी यहाँ पे ख़त्म। अच्छा, मैं जानता हूँ आपके मन में एंडोस्मोसिस को लेके अब डाउट आ गया होगा। कोई नया वर्ड नहीं है, एंडोस्मोसिस वही चीज़ है जो मैं अब तक आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रहा था कि पानी गार्ड सेल के बाहर से जो आसपास की सेल है वहाँ से पानी गार्ड सेल के अंदर इंटर कर जाता है, वही प्रोसेस है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस। और जब हम आगे चल के एक्सोस्मोसिस पढ़ेंगे वहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होगा। वहाँ पे क्या होगा, पानी गार्ड सेल से आसपास की सेल में आ जाएगा, वहाँ से पानी निकलकर अपने आसपास की सेल में चला आ जाएगा। तो एक्सो, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, एंडो मतलब अंदर की तरफ। एंडोस्मोसिस में पानी बाहर से अंदर की तरफ जाता है और एक्सोस्मोसिस में अंदर से बाहर की तरफ आता है, यानी कि गार्ड सेल से बाहर की तरफ आता है, तब होता है एक्सोस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर निकलता है, एग्जिट करता है, और इंडो यानी कि अंदर जाता है, यानी कि बाहर की सेल से अंदर जाता है। अब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हमने अब तक स्टोमेटा ओपन पढ़ लिया है, अब स्टोमेटा क्लोज की बारी है, अब उसे देखेंगे। देखिए, अगर आपको अभी भी एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस में कोई दिक्कत होगी तो आप अपना पुराना रूल फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वो भी सही है, पर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ड देना चाहता था जो मैंने आपको दे दिया, मैंने समझा दिया। अगर आपको तब भी न समझ में आए, आप अपने पुराने टॉपिक को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि बाहर की सेल से या नेबरिंग सेल से पानी गार्ड सेल में एंटर कर जाता है, और इसको जो विपरीत है वो ये है कि अंदर की सेल यानी कि गार्ड सेल से पानी आसपास की सेल में मतलब बाहर सेल में चला जाता है। यही लाइन, यही लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको वर्ड दे दिया है, सो आपके ऊपर है। अच्छा, इन सब बातों के अलावा एकदम मेन बात बता दूं, एकदम मेन जहाँ से बात ही ख़त्म हो जाए, तो वो ये है कि इस थ्योरी का या इस हाइपोथेसिस का ये कहना था कि जो स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज होना है वो फॉस्फोरिलेज एंजाइम के थ्रू कंट्रोल होता है, यानी कि फॉस्फोरिलेज एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जो ये स्टोमेटा मतलब ये जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, वो स्टार्च फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंट में शुगर में कन्वर्ट होता है। शुगर यानी कि ग्लूकोज, ये मतलब शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज आप जो भी कह सकते हैं, वो उसमें चेंज होता है। किसकी प्रेजेंट में, स्टार्च फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंट में शुगर में कन्वर्ट होता है। यही है सबसे मेन टॉपिक। अब हम देखते हैं कि कैसे स्टोमेटा क्लोज होता है, क्योंकि ओपन तो हो चुका है, अब हम क्लोज की बात करते हैं।
तो देखिए रात के समय या लाइट की एब्सेंस में जो शुगर होता है वो चेंज हो जाता है स्टार्च में, ठीक। और हम जानते हैं कि स्टार्च जो है वाटर में घुलनशील नहीं है, वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो अंततः जो गार्ड सेल है वो गार्ड सेल के अंदर की जो सैप है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि स्टार्च पानी में घुलता नहीं है, पानी में घुलता नहीं है, तो इस वजह से उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होती है। तो क्या होता है कि जो गार्ड सेल की आसपास की सेल है उनका कंसंट्रेशन गार्ड सेल की अंदर के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है। इस वजह से जैसा कि हम जानते हैं कि पानी हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, या लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करता है। इसी वजह से गार्ड सेल की कंसंट्रेशन कम है, वो बहुत गाढ़ा नहीं है, जिसकी वजह से उसमें से पानी रिलीज़ होकर आसपास की सेल्स में चला जाता है, यानी कि नेबरिंग सेल्स में चला जाता है। और गार्ड सेल की सबसे पास की सेल को क्या कहते हैं? सब्सिडी सेल। आपको नहीं पता होगा तो आप स्टोमेटा वाले में जाके देख सकते हैं। तो जो उसके अंदर पानी है वो गार्ड सेल से निकलकर आसपास की नेबरिंग सेल में चला जाता है। अब इसकी वजह से क्या है कि गार्ड सेल से पानी बाहर निकल गया, तो इसकी वजह से अब उसकी फुलावट कम होगी, फुलावट कम होगी, इसका मतलब वो वापस से फ्लैसिड कंडीशन में आएगा, फ्लैसिड कंडीशन में आएगा। इसका मतलब कि टर्गर प्रेशर कम होगा, टर्गर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की है कि जब कुछ इंक्रीज़ होता है तब स्टोमेटा ओपन हो रहा है। मतलब अभी हमने जब वहाँ पढ़ा था तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज, टारगर प्रेशर इंक्रीज, उसकी वजह से टर्जिडिटी बढ़ती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। वैसे ही सेम इसमें भी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज, ठीक, कंसंट्रेशन भी डिक्रीज। देखिए वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा था, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज, इसका टर्गर प्रेशर भी डिक्रीज, टर्गर प्रेशर डिक्रीज तो उसकी टर्जिडिटी भी डाउन होती है, फुलावट कम होती है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, यानी कि फ्लैसिड हो जाता है। सेम कंडीशन है, बस आपको सोचने की ज़रूरत है। तो इसलिए जब आप पूरा नोट्स बना लेंगे तो एक बार आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कब किस कंडीशन पे ओपन हो रहा है और किस कंडीशन पे क्लोज, तो आपको भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए इसके बाद एक थ्योरी और है जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। एक थ्योरी और है, मैं छोड़ नहीं रहा, उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम फिलहाल में उस थ्योरी को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आती है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस थ्योरी को हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट बना चुका हूँ तो उस थ्योरी को बताना बहुत ज़रूरी है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने उस थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया तो मेन वाली थ्योरी को पढ़ते हैं, उस थ्योरी को हम अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने मेन थ्योरी पे। देखिए सबसे पहली बात, इस थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं, पहले तो वो नाम आप जानते रहिए। इस थ्योरी को एक्टिव पोटेशियम थ्योरी के नाम से जानते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, मेलेटायन थ्योरी के नाम से जानते हैं, पोटेशियम मेलेट थ्योरी के नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र के भी नाम से जानते हैं। सो हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे, इनको आप जानते रहिएगा, वरना पेपर में पूछ देगा तो आप सोचने में पड़ जाएंगे। वैसे आप इतने टैलेंटेड हैं कि आप जान जाएंगे कि इसने क्या पूछा है, पर बाद में आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा। अभी आप पूरा फोकस थ्योरी पर रखिए। तो देखिए इस थ्योरी को लेविट ने 1974 में प्रपोज किया, ठीक। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थ्योरी है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, यानी हर जगह यही थ्योरी मानी जाती है। अब देखते हैं क्या है इस थ्योरी का कहना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा है वो पोटेशियम आयन के, यानी कि K+ आयन के गार्ड सेल में एंट्री और गार्ड सेल से एग्जिट के ऊपर डिपेंड करता है। चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी मैं समझा रहा हूँ। क्या बोला गया इस थ्योरी के मुताबिक कि जो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना है वो K+ आयन के गार्ड सेल के अंदर एंट्री और उसके बाहर आने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। समझ में आया? अब आगे देखिए। तो लेविट ने फिर बोला कि देखिए भैया बात ऐसी है
कि जब स्टोमेटा तब ओपन होगा जब के प्लस आयन गार्ड सेल में इंटर करेंगे, और स्टोमेटा क्लोज तब होगा जब के प्लस आयन गार्ड सेल से एग्जिट करेंगे। सिंपल सी बात, अगर के प्लस आयन गार्ड सेल में जाएगा तब वो खुलेगा, जब बाहर आएगा तब क्लोज होगा। ठीक है, दिन के समय पर होने वाला जो प्रोसेस होता है उसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दिन में सक्रिय प्रोसेस होता है, यानी कि एक्टिव, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, और दिन के समय में एटीपी का फॉर्मेशन यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन कौन करता है? हमें पता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आगे देखिए, जो गार्ड सेल में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ से है पता है ना, दिन का समय है, फोटोसिंथेसिस याद आ गया, ठीक है। तो प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस द्वारा पीईपी में यानी कि फास्फोइनाल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस की प्रेजेंट में या उस प्रोसेस के द्वारा पीईपी का फॉर्मेशन यानी कि फास्फोइनाल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। अच्छा, आप लोग मेरे पे एक फेवर कीजिए कि देखिए मैं फ़ोन की ही माइक से रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आती होगी तो भी बता दीजिएगा, अगर आती है तो भी बता दीजिएगा। अब हम अपने आगे की प्रोसेस को देखते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग है, अगर आप इसे ऐसे लिख के करेंगे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये तीर का निशान, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, और क्या बनता है, पीईपी यानी कि फास्फोइनाल पायरुविक एसिड। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा वो लॉन्ग हो जाएगा, आप उसे याद नहीं कर पाएंगे। मुझे सबको ध्यान में रख के चलना है, तो हम रिएक्शन के रूप में ना देके ऐसे सिंपली दे रहे हैं ताकि हर कोई याद कर सके। बाकी सही तो दोनों है, आपको जिस तरीके से भी करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने आगे के टॉपिक को। तो पीएच के इंक्रीज़ होने की वजह से यानी कि पीएच वैल्यू के बढ़ने की वजह से जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, मैलिक एसिड में। जो स्टार्च है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और मैलिक एसिड H प्लस एंड मेलेटॉइन में ब्रेक हो जाता है। जो मैलिक एसिड है वो H प्लस आयन प्लस मेलेटाइन में ब्रेक हो जाता है। अब जो K प्लस आयन है वो गार्ड सेल में इंटर कर जाता है। जब K प्लस आयन गार्ड सेल में इंटर करता है तो H प्लस आयन सब्सिडरी सेल में इंटर कर जाता है। ठीक, जब K प्लस आयन गार्ड सेल में जाएगा तब H प्लस आयन सब्सिडरी सेल में आएगा। तो ये जो K प्लस आयन है यानी कि पोटेशियम जब गार्ड सेल में एंटर करता है तो उसकी वजह से जो गार्ड सेल के अंदर का सैप है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है, पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मोशन करता है। इस वजह से पानी आसपास की सेल से निकलकर सब्सिडरी गार्ड सेल में एंटर कर जाता है। ठीक है, आसपास की सेल से पानी गार्ड सेल में एंटर करता है। आसपास उसकी कौन सी सेल होती है, सब्सिडरी सेल। तो मैं कहता हूँ साफ साफ कि सब्सिडरी सेल से पानी गार्ड सेल में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, यानी कि टर्जिट हो जाता है। तो अब इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म बता दूं, देख लीजिए। K प्लस आयन जब इंटर करेगा तब H प्लस आयन बाहर आएगा। K प्लस आयन के इंटर करने से गार्ड सेल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आसपास से जो सेल से वाटर है वो गार्ड सेल के अंदर जाएगा। गार्ड सेल के अंदर जाएगा जिसकी वजह से उसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा। टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी टर्जिडिटी बढ़ेगी। टर्जिडिटी बढ़ेगी तो गार्ड सेल फुल जाएगा। गार्ड सेल फुल जाएगा तो गार्ड सेल खुल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है यार, क्या बात करते हैं। आइए अब अपनी सेकंड टॉपिक यानी कि स्टोमेटा क्लोज यानी कि नाइट की प्रोसेस को देखते हैं। अच्छा देखिए, दिल से कह रहे हैं, आप भी टाइम है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वरना टाइम नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं अपनी नाइट की प्रोसेस पे। जैसा कि हमें पता है कि नाइट में इसका रिवर्स प्रोसेस चलता है, जो हुआ है उसका उल्टा चलता है। ठीक, और हमें ये भी पता है कि रात में पौधे खलियर होते हैं, इस वजह से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, खलियर बैठे रहते हैं तो कहते हैं भैया सांसें ले लिया जाए, तो ले लेते हैं। तो नाइट में प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, देखिए रात के टाइम पे एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो रात के टाइम में पैसिव प्रोसेस चलता है। दिन के टाइम पे एक्टिव प्रोसेस चलता है, क्योंकि उस समय
एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब H+ आयन गार्ड सेल के अंदर इंटर करता है तो उसकी pH वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से मैलिक एसिड जो है वो स्टार्च में वापस से कन्वर्ट हो जाती है। जाहिर सी बात है, आपको पता होगा स्टार्च पानी में घुलनशील नहीं है, सॉल्यूबल नहीं है, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है। कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, कम होता है। ध्यान दीजिएगा, पीछे मैंने आपसे कहा है कि जब आप नोट्स तैयार कर लेंगे तो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जब कभी भी स्टोमेटा खुलने की बात आती है तब क्या होता है, जब बंद होने की बात आती है तब क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो रिलीज होकर सब्सिडरी सेल में चला जाता है और गार्ड सेल धीरे धीरे फ्लैसिड कंडीशन में आने लगता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे मैं इसको अगले वीडियो में एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। आप वहाँ पे इसी थ्योरी को, सिर्फ इस थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप और अच्छे से समझ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे नोट्स प्राप्त हो सके।